बताओ कि बोहर, क्या बोहर एटॉमिक मॉडल हमारे पास जो था वो पहला एटॉमिक मॉडल था कि वो नो सर। आपके पहला तो नहीं था, उससे पहले रदरफोर्ड का था, उससे पहले जे थॉमसन का था, उससे पहले किसी और का था। यानी क्या हमारे पास मॉडल्स बनते रहते हैं, लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम रदरफोर्ड पढ़ना बंद कर देते हैं, और रदरफोर्ड को पढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना बच्चे कि हम जे थॉमसन की बात को नकार देते हैं। हम बोलते हैं ये सारे मॉडल हमने पढ़ने, ये सारे मॉडल के अंदर जो कमियां थी वो हमने ढूंढनी है, उन कमियों को अंडरस्टैंड करना है, फिर देखना है कि इन कमियों को ओवरकम करके हमने कैसे नई थिंकिंग, नए ऑर्डर को जनरेट किया। तो ऐसे हाइगन्स थ्योरी ने कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया और कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जो चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई बच्चे, वो उसकी बेसिस हमारे पास शायद से यही होगी कि ये लॉन्गिट्यूडिनल और मैकेनिकल वेव मान के चला। हालांकि गलत है, लेकिन सारी थ्योरी बेस्ड ही इस पे। क्या आपके पास जो लाइट वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडिनल है? कहाँ लॉन्गिट्यूडिनल होती है यार, वो तो बच्चे ट्रांसवर्स होती है। उसने बोला मैकेनिकल है, तो ये तो नॉन मैकेनिकल होती है। फिर यहाँ पर अगर मैकेनिकल है तो लोगों ने बोला कि भैया कौन से मीडियम में चलती है, तो हाइगन्स ने बोला कि लाइट जो होती है एक मीडियम में चलती है जिसका नाम उसने क्या रखा, ल्यूमिनिफेरस एथर। उसने इस नाम को रखा ल्यूमिनिफेरस एथर को, जिसको आज तक हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि लाइट एक ऐसे मीडियम में चलती है जिसका नाम ल्यूमिनिफेरस एथर है, और आज तक हम इसको क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि इसके पास कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टी है ल्यूमिनिफेरस एथर। हम बोलते हैं कि ल्यूमिनिफेरस एथर की इलास्टिसिटी, आपके पास इलास्टिसिटी सुपरब है, मतलब कि इसकी इलास्टिसिटी बहुत हाई है, और इसकी मास डेंसिटी, इसकी मास डेंसिटी अगर कोई पर्सन पूछता है तो हम बोलते हैं बहुत लो है, इसकी मास डेंसिटी लो है। तो ये तो गलत बात होगी ना। कोई भी मटेरियल इलास्टिक कब होता है, जब उसके पास मास होता है। बगैर मास वो इलास्टिसिटी कैसे शो कर देगा। तो इस वजह से ये दो कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी है जो आप किसी भी हालत के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। किसी भी चीज की वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी कैसे दी जाती है बताओ, अंडर रूट ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट अपॉन डेंसिटी रो। अगर ये वेलोसिटी इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी वेलोसिटी है तो इलास्टिसिटी हाई और मास डेंसिटी छोटी होनी चाहिए। पर ये कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी है, ये कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब अगर आपकी इलास्टिसिटी हाई है तो मास डेंसिटी भी आपको हाई ही चाहिए। और लेकिन हमारे हाइगन्स भाई साहब पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर रह रहे थे और क्या चीजें समझाना चाह रहे थे। उन्होंने बोला कि नहीं, जो आपका एथर है उसकी इलास्टिसिटी काफी हाई और मास डेंसिटी काफी लो है। खैर ये कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी है, हम इससे आगे निकलते हैं, हम अपने तो काम की चीजें देखते हैं। बोलो ये हाई और लो होगी तो ही तो वी ज्यादा होगी ना। काके, लेकिन मेरे काके बात ये है कि कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी का मैं तुझे मतलब यहाँ पर समझाता हूँ बच्चे। कहने का मतलब है आपकी इलास्टिसिटी तभी हाई होगी जब आपकी मास डेंसिटी हाई होगी। प्रॉब्लम, बात तो सही है, उन्होंने तो सही बात की, मैथमेटिकली तो ये करेक्ट है, क्योंकि इलास्टिसिटी हाई है, मास डेंसिटी लो होगी तभी वेलोसिटी ज्यादा होगी। बट लेकिन एक बात भी तो समझ, मटेरियल साइंस क्या बोलता है, मटेरियल साइंस क्या बोलता है, मटेरियल साइंस ये बोलता है कि अगर मेरे पास मास ज्यादा होगा, मास डेंसिटी अगर आपकी हाई होगी, देयरफॉर आपकी इलास्टिसिटी भी हाई होगी। अब वैक्यूम के अंदर इलास्टिसिटी आ सकती है? मुझे एक बात बता, क्या वैक्यूम के अंदर इलास्टिसिटी आ सकती है जहां कोई पार्टिकल नहीं है? इलास्टिसिटी कब जनरेट होती है प्रज्वल? जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये इकट्ठे हो गए, ये आपके पास इकट्ठे हो गए और इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये देखिए, ये हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, और इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर आप एक फोर्स लगाते हो तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कहाँ पर चले जाते हैं बताओ शाबाश, कहाँ पर चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं बताओ शाबाश, दूर चले जाते हैं। जब आप ये दूर चले जाएंगे तभी इलास्टिसिटी शो करेंगे ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ये तभी इलास्टिसिटी को शो करेंगे। अब यहाँ के बजाय तो सिर्फ इतने वाले मॉलिक्यूल, ये डेंसिटी बहुत कम है। अब ये बच्चे, अब तो इन पे फोर्स लगा, बता ज्यादा इलास्टिसिटी कौन शो करेगा, आपका पहले वाला जिसकी डेंसिटी ज्यादा है या फिर दूसरे वाला जिसकी डेंसिटी कम है? ज्यादा पहले वाला।
डेफिनेटली। तो ये तो कॉन्ट्रास्टिंग हो गया ना बच्चे हमारे पास। वो जो कह रहे हैं वो लॉजिकल है, हम मानते हैं लॉजिकल है, लेकिन ऐसी चीज दिखनी भी तो चाहिए हमारे आसपास। तो उसने बोला कि ये ल्यूमिनिफेरस एथर की कहानी गलत बताई गई है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी होना किसी के बस की बात ही नहीं। खैर, इसको भी हम आगे छोड़ते हैं, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब बात बच्चा हमारे पास आई वेव फ्रंट की। हमने बोला कि 3 तरह के वेव फ्रंट होते हैं। जैसे ये मेरे पास पॉइंट सोर्स है, तो ये आपके पास बन गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये हमारे सर पास, बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर एक बार बस वेव फ्रंट बता दो, मैं उसका लेट ज्वाइन किया ना 5 मिनट। वेव फ्रंट कुछ नहीं है। वेव फ्रंट बच्चा हमारे पास एक कलेक्शन है, मीडियम के पार्टिकल्स का कलेक्शन है, जो किसी भी टी टाइम के अंदर एक जैसा मोशन कर रहे थे। उनको हम क्या बोल देते हैं? वेव फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्रिकेट के स्टेडियम के अंदर ऑडियंस को देखते हो तो कई बार होती है कि ऑडियंस बड़ी खुश होती है, तो ऑडियंस बच्चा हमारे पास क्या बनाती है? सी वेव बनाती है। कभी देखा बच्चे आपने सी वेव बनाते हुए देखा है? कि जो हमारे पास स्टेडियम आपके पास होता है, उस स्टेडियम के अंदर क्या होता है? यहाँ से लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, बैठ जाते हैं, फिर साथ वाले खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। कभी देखा आपने? देखा यस। तो उस वक्त वो सारे के सारे पर्सन इकट्ठे खड़े होंगे, तभी तो वेव बनेगी ना, हाँ या ना? यस वो सर। वेव बनेगी, तो वो वेव फ्रंट बनाते हैं। वो इकट्ठे एक जैसी मोशन करते हैं, और फिर वो बैठ जाते हैं तो भी इकट्ठी मोशन कर रहे हैं। जब वेव हमारे पास ट्रेवल करती है, तो कुछ पार्टिकल्स क्रस्ट पे होते हैं, कुछ ट्रफ पे होते हैं। कुछ पार्टिकल क्रस्ट पे होते हैं, कुछ ट्रफ पे होते हैं, कुछ क्रस्ट पे होते हैं, कुछ ट्रफ पे, कुछ क्रस्ट पे, कुछ ट्रफ पे। तो क्रस्ट वाले जितने पार्टिकल्स हैं जो क्रस्ट के ऊपर लाई कर रहे हैं, वो एक वेव फ्रंट है। ट्रफ वाले जितने पार्टिकल्स हैं वो दूसरे वेव फ्रंट है। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? यानी कि क्रस्ट वाला एक वेव फ्रंट है, पहला, और उसके बाद जो ट्रफ बना वो दूसरा वेव फ्रंट है, फिर क्रस्ट बना तीसरा वेव फ्रंट है। तो ऐसे करके हम बोलते हैं वेव जो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम सोर्स टू द ऑब्जर्वर, वेव फ्रंट के थ्रू आपकी क्या करती है बच्चे? वेव ट्रेवल करती है। सर तो वेव, मतलब इसमें वेव का मीन्स कोई भी, जैसे यहाँ पे आपने एक वेव बनाया, उसमें एक पार्ट मतलब सेम मोशन कर रहा है, दूसरा पार्ट एक डाउनवर्ड मोशन। हाँ, एक का जो जितने पार्टिकल्स अपवर्ड मोशन में, वो एक तरह का वेव फ्रंट है, जितने पार्टिकल्स डाउनवर्ड है वो दूसरी तरह का वेव फ्रंट है। ओके। मतलब मेरी बात समझ लो। और ये वेव फ्रंट के थ्रू ही पार्टिकल्स क्या करते हैं? वेव पार्टिकल्स अपनी जगह थोड़ी ना चेंज करते हैं। जब वेव ट्रेवल करती है तो क्या मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह चेंज करते हैं? नहीं, नो सर। वो बच्चे एक जगह पे ऊपर नीचे ट्रेवल करते। तो वो कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स जो उस वक्त एक जैसी मोशन कर रहे थे, हम उसको वेव फ्रंट बोल देते। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, हमारे पास मान लिया जाए कि कहीं पर भी आपके पास क्या आ जाता है बच्चे? कोई चादर टाइप की आपके पास आ जाती है, तो चादर को मैं झटका देता हूँ, तो चादर ऊपर जाती है, नीचे आती है, वेव ऊपर। तो वो जो चादर ऊपर गई तो वो एक वेव फ्रंट बना, नीचे गई वो दूसरा बना, फिर तीसरा वेव फ्रंट चौथा, और ये चलता गया। तो वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है। जी आयुष बोलो, बोलो आयुष। आयुष की आवाज नहीं आ पा रही है, चलो कोई बात नहीं। आयुष, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, बोलो। सर मैं पूछ मैं रहा सुन था पा कि रहा आप जैसे कह वेव क्रस्ट और ट्रफ में ट्रैवल करती है, पर वो तो ट्रांसवर्स वेव करती है ना क्रस्ट और नहीं, ट्रफ देखिए में ट्रैवल। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वेव फ्रंट को समझाना है काके, वेव फ्रंट को समझाना। अगर आप इसके अंदर से इसको समझाना चाहते हो तो आप लॉन्गिट्यूडिनल में भी समझा सकते हो कि सारे के सारे पार्टिकल्स या तो बच्चा हमारे पास कंप्रेशन के अंदर आ जाते हैं, या फिर बच्चे रेयर फ्रैक्शन में आ जाते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो आपको समझाना है, वेव की प्रॉपर्टी तो वही रहती है। अगर कोई पर्सन आपको ये बोलता है कि ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम के पार्टिकल है वो क्रस्ट और ट्रफ पे लाई करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल में तो आप क्या बोलोगे? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में लाई करेंगे, हाँ या ना? तो बात तो समझने वाली है। बात अभी हम +2 में हो चुके हैं, तो हमको बात समझ में आनी चाहिए। हम चीजों को समझते हैं कि वो अगला पर्सन क्या कहना चाह रहा है, हम उन चीजों के एनोलॉजी को समझते हैं कि यार, क्योंकि क्रस्ट और ट्रफ बनाना ज्यादा इजी है ना, हाँ या आयुष? सिंपल सा फैक्ट हाँ है। सर ठीक है। मैं ज्यादा वो ज्यादा आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनाऊंगा, आप बोलोगे सर पता नहीं क्या करना चाह रहे। तो इस वजह से हमारे पास, हम उसको क्या बोल देते हैं बच्चे? एक तो वेव ये फ्रंट। क्लियर करना था, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ।
तो हमारे पास जितनी तरह के सोर्स, देखो ये सोर्स पे डिपेंड करती है। मैंने बताया कि अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स है तो मेरा वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। तो 3 तरह के वेव फ्रंट होते हैं। पहला मेरे पास आ गया स्फेरिकल, जिसमें सोर्स मेरे पास पॉइंट सोर्स होता है और मेरे पास ये वेव फ्रंट स्फेरिकल हो जाता है। ये जो बिंदु है ये मेरे पास एक क्या आ जाता है, पॉइंट सोर्स, और ये आपके पास आ गया, ये हमारे पास आ गया, और ये आपके पास यहाँ पर एक और आ गया। तो ये लाइट रेज है। याद रखना, जो हमारा वेव फ्रंट है, जो हमारा वेव फ्रंट है और जो लाइट रेज है, दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री। तो यहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट किसके केस में तैयार होता है, पॉइंट, आपके पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के केस में तैयार होता है। तो फिर मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी है। अब बताओ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब तैयार होता है, जब मेरे पास यहाँ पर लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है। ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है। आप इमेजिन करो यहां से अगर लाइट रेज निकलेंगी तो आपके पास क्या होगा। अगर मेरे पास यहाँ पर लाइट रेज निकलेंगी तो क्या हो जाएगा, तो लाइट रेज निकलने की वजह से हम जो वेव फ्रंट यहाँ पर तैयार करते हैं वो सिलेंड्रिकल, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल है। अभी भी आपके दिमाग में कई क्वेश्चन होंगे, सर ये आप कैसे बना सकते हो एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट, उसके लिए मुझे थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये लाइट रेज हमारे पास ट्रेवल कर रही है। अगर आप 3D के अंदर लाइट रेज को परपेंडिकुलर लाइन से कवर करने की कोशिश करो तो वेव फ्रंट तैयार हो जाता है। और तीसरा मेरे पास यहाँ पर लीनियर सोर्स ऑफ द लाइट है। मेरे पास यहाँ पर लीनियर सोर्स ऑफ द लाइट है। और तीसरा वेव फ्रंट मैंने क्या बोला, तीसरा वेव फ्रंट मैंने क्या बोला, प्लेनर वेव फ्रंट। तीसरा वेव फ्रंट मैंने क्या बोला, प्लेनर वेव फ्रंट। ये प्लेनर वेव फ्रंट में लाइट आपके पास इंफिनिटी से चल रही है, लाइट हमारे पास इंफिनिटी से चल रही है, ये लाइट रेज है इंफिनिटी से चल रही है, और ये मेरे पास प्लेनर वेव फ्रंट है। अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पर वो पॉइंट, जो पॉइंट अब आपको स्कूल में तो नहीं पूछा जाएगा और कंपटीशन में पूछा जाएगा, और कंपटीशन में ये बात बहुत कम बच्चों को पता होगी। कुछ एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हमारे पास जो ऊपर वेव फ्रंट बना स्फेरिकल बना, इसको हम स्फेरिकल वेव भी बोलते हैं कि एक पॉइंट सोर्स हमेशा स्फेरिकल वेव अपने आसपास क्रिएट करती है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से समझना। इसकी इक्वेशन होती है y = a डिवाइडेड बाई r। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अब इसमें थोड़ा +1 भी जुड़ा हुआ है और +2 भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मुझे क्या पता लगता है कि जैसे जैसे आप r डिस्टेंस दूर चलते जाओगे तो जो वेव है वो वेव की इंटेंसिटी वीक होती जाती है, वो वेव में वो ताकत नहीं रहती है। आप देखिए कि अगर आप इस सोर्स से, ये r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस सोर्स, ये सोर्स है s, यहां से अगर आप r डिस्टेंस के ऊपर जाते हो तो जब आप r डिस्टेंस पे पहुंचे तो मीडियम के पार्टिकल्स अब उतना अच्छे से मोशन नहीं कर पा रहे, उनकी मोशन के ऊपर फर्क पड़ गया, उनकी मोशन आपके पास स्लाइटली चेंज होगी, और इस वजह से हमारे पास यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होने लग जाता है, इसके एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ने लग जाता है। और ये बिल्कुल सच भी है। अगर आप किसी तालाब के अंदर पत्थर को फेंकते हो, पत्थर के आसपास का जो पानी होता है वो बड़ा विग्रेसली और एग्रेसिवली ऊपर नीचे ट्रेवल करता है, लेकिन कॉर्नर वाला पानी क्या उतनी ढंग से, इतनी विग्रेसली, इतना एग्रेसिवली ऊपर नीचे ट्रेवल करता है, बोलोगे नहीं सर। वहां पर तो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है, कई कहीं पे तो फ्लैट भी हो जाता है आपके पास। तो ये पहली चीज है। दूसरी काके एक बात ध्यान रखना, यहां पर इंटेंसिटी आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, के कांस्टेंट, और बच्चा हमारे पास a² / r²। ये पॉइंट है, ये याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल वेव। क्या स्कूल में कोई टीचर पूछेगा, नहीं। कोई सीबीएसई में पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या होगा बच्चा हमारे पास, ये कहां पर पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कंपटीशन के अंदर। नेक्स्ट वन, हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव की इक्वेशन क्या होती है, a/√r और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। यहां पर आपको पता लग रहा है एम्पलीट्यूड यहां पर भी चेंज होता है पार्टिकल्स का, लेकिन इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी क्या होती है, जैसे अगर मैं अभी आपको बोलूं अभी के मौसम में धूप की इंटेंसिटी क्या, बोलोगे बहुत कम है। इंटेंसिटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन,
वो कितनी आपके आंखों में इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है और वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी यहां पर किसके बराबर होगी, K अपॉन A स्क्वेयर अपॉन R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। एंड लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्लेनर वेव आपके सिलेबस के अंदर है, याद रखना ये प्लेनर वेव आपके सिलेबस के अंदर है और इस वजह से ये इक्वेशन अब आपको याद होनी चाहिए, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ kx। याद रखना बच्चे, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ kx, ये आपको स्कूल में भी और सीबीएसई के अंदर भी पूछा जाएगा। ये इक्वेशन को डिराइव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने +1 में से बोलो अभिषेक, सिलिंड्रिकल वाले में साइन ओमेगा टी माइनस सिर्फ के kx आएगा, वो हो जाता है कई बारी, बोल देते हैं लिख नहीं पाते हाँ यार 2 मिनट मैं करवा देता हूँ, कई बारी हो जाता है कि हम बोल देते हैं, हमको बोलते थे हो जाता है, आपके साथ भी होता है, ह्यूमन नेचर है ना कि अच्छा हो गया होगा, हमने kx बोल दिया तो kx मतलब लिख दिया होगा, तो वो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी k इंटू a का स्क्वायर। अच्छा क्या चीज पता लगी हमें, ये पता लगा कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है और ये एक अजम्पशन है, ये अजम्पशन लेके हम चलेंगे। देखो तीनों में से हम कौन सा केस उठाएंगे जो सबसे सिंपलेस्ट है, कोई ये थोड़ा ना चाहता है कि आप +2 में कुछ भी ना समझ पाओ, बोलते हैं बड़े आराम से करो, आप बहुत आराम से करो, ये इक्वेशन +1 की और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, ठीक है बहुत बढ़िया, ना ये डिस्टेंस पे डिपेंड करने वाली ना ये किसी और फैक्टर पे डिपेंड करने वाली। चलो अब चलते हैं आगे, अब ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। और अब पहले लेवल पे टीचर तुमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, पहले लेवल पे टीचर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेगा भाई कि आपको ड्राइंग ऑफ वेव फ्रंट आती है कि नहीं आती है, ड्राइंग ऑफ द वेव फ्रंट आपको आती है कि नहीं आती है, ये अब सबसे पहला क्वेश्चन है जो टीचर आपको पूछेगा और ये क्वेश्चन हमको आना चाहिए और ये क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। अब तरीका ढूंढिएगा, मेरे पास यहाँ पर एक सोर्स ऑफ द लाइट है, ये लाइट हमारे पास इस तरीके से सोर्स में से बाहर की तरफ को निकल रही है, तो ये लाइट हमारे पास इस सोर्स में से बाहर की तरफ को निकल रही है ऐसे, टीचर बोलता है वेव फ्रंट बताओ, कुछ नहीं करना, ये वेव फ्रंट बन गया, ये आपके पास बन गया वेव फ्रंट। है सर इतना आसान है, बिल्कुल। 2 तरीके हैं समझने के, एक यहां से लाइट कन्वर्ज हो रही है कि डाइवर्ज हो रही है, तो हम बोलेंगे लाइट यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, तो ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, दूसरा तरीका यह कि लाइट यहां से निकल रही है, लाइट जहां से निकलती है आप उसको क्या मानोगे बच्चे, सेंटर, क्योंकि लाइट का सोर्स है। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले केस के अंदर आपके पास ये स्फेरिकल वेव फ्रंट का आधा हिस्सा गायब कर दो, स्फेरिकल वेव फ्रंट का आप क्या कर दो, आधा हिस्सा गायब कर दो, जरा करके देखो आधा हिस्सा गायब, तो क्या मिलेगा, इसका आधा हिस्सा गायब कर दो और सिर्फ राइट हैंड साइड वाले हिस्से पे फोकस करो, बताओ वेव फ्रंट कैसा बनेगा आपके पास, कैसा वेव फ्रंट बनेगा, क्या ये वेव फ्रंट और जो अब मैंने वेव फ्रंट बनाया सेम बनेगा कि डिफरेंट बनेगा, सेम बनेगा। एक तरीका ये है, एक तरीका ये समझने वाला है कि जहां से लाइट इमर्ज कर रही है आप उसको सेंटर मान लो, सेंटर मान लो। डाइवर्जिंग क्यों, क्योंकि लाइट यहां से फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो जो वेव फ्रंट आप बना रहे हो वो डाइवर्जिंग है। तीसरा तरीका ये है कि जो आपकी वेव फ्रंट होते हैं वो वेव फ्रंट लाइट रे से कौन से एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री पे आप बनाते चलो आपको अपने आप यहाँ पर एक वेव फ्रंट बनता हुआ नजर आए। तो फिर बच्चा एक दूसरा क्वेश्चन उठाता है, सर ये 2D में ही 90 डिग्री बना रही है कि मतलब अंदर बाहर ऐसे कुछ है, मतलब कि आप ये समझो बच्चे ये पिक्चर तो 3D है, ये पिक्चर तो 3D है, उस इंस्टेंट के ऊपर अब मेरे पास यहाँ पर मान लिया जाए कि ये बहुत सारे आपके पास यहाँ पर पेन है, ये डाइवर्ज हो रहे, ये मेरे पास क्या हो रहे बच्चे, डाइवर्ज हो रहे ना ऐसे, ये लाइट रेज मान ले कि डाइवर्ज हो रहे किसी सोर्स में से, है ना, और मुझे अब वेव फ्रंट को तैयार करना है, ये ऐसे डाइवर्ज करना। अब 3D बनाना तो बहुत चैलेंजिंग टास्क है, हाँ या ना, है तो ये 3D पिक्चर, क्योंकि 3D पिक्चर हमारे पास क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी वेव है, यहाँ पर भी वेव है, यहाँ पर भी है, तो हम एक इंस्टेंट पे बना देते कि भाई ये 3 रेज जा रही हैं, इस सोर्स में से निकल रही हैं, एक पर इस पे परपेंडिकुलर, इस पे और इस पे, तो जब आप परपेंडिकुलर अपने आप ड्रॉ करोगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक कर्व यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो एक्चुअल पिक्चर तो 3D है, एक्चुअल पिक्चर हमारे पास 3D है। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती कौन से कर्व्स हैं बच्चे? 2D होते हैं, 3D होते हैं? होते वो 3D हैं, लेकिन बनाने 2D पड़ते हैं। तो ये एक्चुअल के अंदर हमारे पास 3D है, लेकिन हम इसको 2D के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान रखना। लेकिन होते मगर ऐसे ही रेज इसके पीछे भी है, ऐसे ऐसे पीछे भी है, वहां पर भी आपके पास एक वेव फ्रंट आपके पास तैयार हो रहा है। तो बताने के लिए हम 2D बना देते ताकि बच्चों को एक सिंपलिसिटी, एक सिंपल एक विजन मिल जाए कि आप किस तरीके से एक वेव फ्रंट को तैयार करते हैं। बस इसको इतना दिमाग में रखना। नेक्स्ट वन, लाइट हो सकता है कहीं पर यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, तो लाइट कहीं पर आपके पास क्या हो सकती है? कन्वर्ज भी हो सकती है। ये लाइट हमारे पास कहीं पर कन्वर्ज भी हो सकती है। तो अगर लाइट कहीं पर कन्वर्ज होगी तो आप कन्वर्जिंग पॉइंट को या अपीयर टू कन्वर्ज है, तो जो कन्वर्जिंग पॉइंट है, जो कन्वर्जिंग पॉइंट है, आप उसको अब सेंटर मान के इस तरीके से वेव फ्रंट तैयार कर देते। तो वेव फ्रंट को तैयार करना बड़ी सिंपल सी चीज। पहला, मुझे यह पता होना चाहिए कि कौन से सोर्स से कैसा वेव फ्रंट तैयार होता है। दूसरा, मुझे एक चीज और पता होनी चाहिए कि डाइवर्जिंग वेव फ्रंट क्या है, और आपके पास यहाँ पर कन्वर्जिंग वेव फ्रंट क्या है, और इसके बाद मैं किसी भी किस्म का वेव फ्रंट तैयार कर सकता हूँ, किसी भी तरीके का। लेकिन इसके लिए मैं ज्यादा सीरियस अगर हो जाऊंगा तो फिर बच्चे मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये ऐसा थोड़ी ना कि भाई पूरी फिजिक्स इस पे टिकी हुई है। एक सिंपल से कॉमन सेंस, मेरी अगर बौद्धिक क्षमता ठीक है, मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल ठीक है, मुझे 2 मिनट लगेंगे बच्चे वेव फ्रंट बनाने में। आप मुझे कोई भी डायग्राम दीजिए, मैं 2 मिनट के अंदर वेव फ्रंट बना कर दे दूंगा। कैसे स्टार्ट करते हैं बच्चे? सबसे पहला वेव फ्रंट, सबसे पहला वेव फ्रंट है, ये मेरे पास एक मिरर है। बताओ ये मिरर आपके पास कौन सा आ गया? तो आप बोलोगे सर ये मेरे पास कनकेव टाइप ऑफ। अब यहाँ पर टीचर मुझे बोलता है इसका वेव फ्रंट तैयार करना। क्यों वेव फ्रंट तैयार करना है? क्योंकि हमने वेव नेचर ऑफ लाइट से भी आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये बच्चे आपने प्रूव करने, तभी तो बात मान पाओगे। न्यूटन की थ्योरी में कुछ गलत नहीं था। इससे पहले न्यूटन की भी एक थ्योरी आई थी जिसमें उसने बोला था कि न्यूटन ने एक बात समझाने की कोशिश की थी कि अगर आप लाइट के साथ पार्टिकल नेचर जोड़ दो, इससे पहले न्यूटन की थ्योरी थी, तो पार्टिकल नेचर अगर आप जोड़ देते हो तो उससे लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सब समझ में आ जाएगा। और उसकी देखो थ्योरी उसकी कितने कमाल की थी, मैं 2 मिनट आपको बताता हूँ। उसने ये बोला कि आप, और ये स्कूल में प्रैक्टिकल में टीचर पूछ सकते हैं आपको, उसने ये बोला कि लाइट कॉर्पुस्कल्स के बने हुए छोटे 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 पार्टिकल, जो कि छोटी छोटी इलास्टिक की गेंदें मानी जा सकती है, बॉल्स मानी जा सकती है, नेक्ड आई से नजर नहीं आएगी पर ये होती है उसमें से। और ये जो आपके पास गेंदें होती हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिपेल होती है और ट्रांसपेरेंट मीडियम से अट्रैक्ट हो जाती है। और इस वजह से उसने समझाने की कोशिश की कि व्हाई देयर इज अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, और व्हाई देयर इज अ रिफ्रैक्शन, चेंज ऑफ द पाथ इन द डेंसर मीडियम। उसने बोला डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा है तो वो लाइट रे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन इसमें एक गड़बड़ होगी। बताओ क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ ये हुई कि न्यूटन की इस थ्योरी से ये पता लगा कि डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट वेव इंक्रीज कर जाती है। और वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वहां पर उनकी थ्योरी फेल होगी आपके पास कि क्यों आपकी थ्योरी से स्पीड ऑफ लाइट डेंसर एक बार मीडियम। आप न्यूटन की थ्योरी दोबारा बताओगे? क्या क्या क्या? मैं इसको कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपको डिटेल के अंदर बता दूंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं। ओके। चलो, हमारे पास यहाँ पर ये कनकेव मिरर है और ये देखिए लाइट आपके पास इंफिनिटी से आ रही है, और ये कहाँ पर कन्वर्ज हो जाती है? बताओ शाबाश। ये हमारे पास कहाँ पर कन्वर्ज होती है? फोकस पे। अब देखो बच्चे, वेव फ्रंट बनाना, ये मेरे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब बताओ ये वेव फ्रंट मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया? क्योंकि लाइट कहाँ से? बिल्कुल इंफिनिटी से। ये मेरे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इंसिडेंट वेव फ्रंट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द स्टूडेंट वे स्टडी द वेव ऑप्टिक्स। एक जो वेव ऑप्टिक्स को रट्टा लगाते हैं, और वेव ऑप्टिक्स को रट्टा लगाने का मतलब यह बच्चे कि उनका कोई बहुत खास इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। और दूसरे स्टूडेंट्स है बच्चे जो वेव ऑप्टिक्स को बड़ा सीरियसली पढ़ते हैं
और बच्चे जब वो पढ़ते हैं तो वो अपने दिमाग को एक नए डायमेंशंस के अंदर ले जाते हैं, मतलब कि हायर डायमेंशन पे उनका थिंकिंग स्किल चला जाता है, वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। इवन अगर आप देखें सुशांत सिंह राजपूत वगैरह, ये वेव थ्योरी को इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा था, मतलब वो जो कोट वगैरह लिखता था या कहीं पर भी, तो उसमें वेव ऑप्टिक्स की कहीं ना कहीं झलक नजर आती थी। वेव ऑप्टिक्स नॉर्मल, अगर आप बड़े बड़े साइंटिस्टों को पूछे तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर उन्होंने अपना टाइम गुजार दिया, अपनी जिंदगी बच्चे को उन्होंने गुजार दी कि वेव ऑप्टिक्स को समझना है, समझाना है। ये इतनी इंटरेस्टिंग, खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और ये लाइट हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है। अब देखो कन्वर्ज हो रही है तो ये वेव फ्रंट ऐसा बनेगा। आई बात समझ में अभिषेक? ऐसे बनेगा। ये अब कौन सा वेव फ्रंट बन जाएगा, मुझे एक बात बताओ? ये मेरे पास ये रिफ्लेक्टेड बन जाएगा। तो ये मुझे तैयार करना आना चाहिए। देखो तैयार करके आना चाहिए। ये हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास ऐसे, तो हमारे पास अब ये लेंस कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये लेंस हमारे पास है सर ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है या फिर ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है? देखो अब बेटा बात है हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ जाती है कि अगर प्रज्वल, आपको ये बोला जाए कि प्रज्वल एक मेल है जो 50 मीटर पर सेकंड से भाग सकता है, ठीक? तो हम जब बात करते हैं बच्चे, तो हम ये बोल देंगे कि ये प्रज्वल है जो कि मेल है और 50 मीटर पर सेकंड से भाग सकता है। तो हम बोलेंगे दोनों में से एक चीज बताओ क्या होगी, ये मेल है या 50 मीटर पर सेकंड से भाग सकता है? तो आप बोलोगे सर ये दोनों की दोनों चीजें। अगर आप मेरे वर्ड्स को देखें तो आपको मेरे वर्ड समझ में आएंगे। मैंने क्या बोला? ये लाइट इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम इंफिनिटी, तो प्लेनर वेव फ्रंट है। क्लियर होगी बात? और इसके बाद ये लाइट कन्वर्ज हो रही है। ये लाइट क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, रिफ्लेक्ट होके कन्वर्ज हो रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होगी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। क्या आप इसके साथ कन्वर्जिंग वर्ड यूज कर सकते हो? जी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि कन्वर्जिंग का तो कॉज कुछ भी हो सकता है काके, कन्वर्जिंग का एक कॉज नहीं हो सकता। कन्वर्जिंग आपको बहुत जगहों पर मिल सकता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि प्रज्वल अगर मैं आप ही के साथ मेल वर्ड को यूज करूं और बच्चे मैं किसी और पर्सन के साथ ना जोड़ूं, तो फिर तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये तो बड़ी जनरल सी बात है। कन्वर्जिंग वर्ड एक जर्नल वर्ड है। जर्नल मतलब जिसमें कुछ भी आ सकता है, और वो चीज यहाँ पर कैसे दिखाई दे रही है? इन द रिफ्लेक्टेड फॉर्म। तो हाँ, अगर आप जोड़ना चाहते हो कोई इशू वाली बात नहीं कि आप इसको रिफ्लेक्टेड कन्वर्जिंग वेवलेंथ बोल सकते हो, आप इसको रिफ्लेक्टेड कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। लेकिन ये काफी अजीब हो जाएगा इसके साथ कन्वर्जिंग वर्ड को जोड़ना, क्योंकि लाइट कन्वर्ज कैसे भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। जैसे मैं बताता हूं, यहाँ पर देख, यहाँ पर ये कौन सा लेंस है प्रज्वल? जल्दी बता, शाबाश बोल प्रज्वल, कौन सा लेंस है ये तेरे पास? कन्वेक्स है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे। अब तेरे को मेरी बात का मतलब समझ में आएगा। अब बता, यहाँ पर लाइट इंफिनिटी से आ रही है, तो ये कौन सा वेव फ्रंट आ गया? इंसिडेंट आ गया। अब मैं देखो प्लेनर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं इंसिडेंट बोल रहा हूं, क्योंकि लाइट जो है बच्चे हमारे पास, ये आपके पास इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पर लाइट कन्वर्ज हो रही है। अब बता इसका कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कैसे आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है। अब अगर मैं वहां पर भी कन्वर्जिंग करता और यहाँ पर भी कन्वर्जिंग करता, मान लिया जाए, तो फिर बच्चा तुम कंफ्यूज नहीं होते सर कौन से वाला कन्वर्जिंग? तब तुम्हारा क्वेश्चन ये होता, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पर मैं कौन सा वेव फ्रंट बोलूंगा? शाबाश बोलो, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जब बोलूंगा तो तुम्हें अपने आप पिक्चर यहाँ पर समझ में आ जाएगी। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो अगर आपको लगता है, देखो उसमें कोई बुराई बात नहीं है। जैसे कि तुम अगर बोलो कि प्रज्वल तुम ये बोलो कि मैं जो हूँ पंजाबी और मैं पठानकोट में रहता हूँ, तो बात ज्यादा वजनी हो जाती है, मतलब उसमें एक वजन आ जाता है। कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि तूने इस पॉइंट को दिमाग में रखा कि सर ये कन्वर्जिंग भी तो है, पर इसको सिर्फ कन्वर्जिंग बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर कन्वर्जिंग के भी दो टाइप्स आ जाएंगे, या तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड। होप सो तो मेरी बात को समझ पा रहा होगा, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है लड़के? यस सर। ठीक है, बिल्कुल। आप लिख दीजिए, कन्वर्जिंग लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है कि आप कन्वर्जिंग लिख। अब मेरे पास यहाँ पर अगर मैं आगे चलूं और देखते हैं बच्चे हमारे पास, ये देखो, ये मेरे पास अब कौन सा लेंस आ गया बताओ? शाबाश। अब ये बताओ कौन सा लेंस आ गया मेरे पास? ये मेरे पास आ गया कनकेव। अब ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है? अब ये देखो डाइवर्ज करता है ऐसे, ये लाइट को हमारे पास डाइवर्ज करता है ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया?
इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइट है आपके पास, ये यहाँ पर कहीं पर जाकर मीट करने की कोशिश करेगी। ये लाइट इंफिनिटी से आ रही है, तो ये मेरे पास कौन सा वेव फ्रंट तैयार हो गया, बताओ शाबाश, ये इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट हो गया। और लाइट क्योंकि यहाँ से कन्वर्ज होना चाह रही थी यहाँ पर, लेकिन वो डाइवर्ज गई, तो हम अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे, बताओ डाइवर्जिंग क्या होगा, ये इसको ये सेंटर मान लेगा, और ये देखो आपके पास इसको सेंटर मानकर इस तरीके से आपका एक वेव फ्रंट तैयार रिफ्रैक्टेड वेव। होगा। बिल्कुल, वो सेंटर मानता है किसी को। तो हमारे पास यहाँ पर अब रिफ्रैक्टेड, और बिल्कुल प्रज्वल ने सही बोला कि अगर आप इसके साथ डाइवर्जिंग वर्ड भी यूज कर दोगे तो ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगी, आपकी बात का वजन आ जाएगा, लोगों को पता लगेगा कि नहीं आपने सही से चीजों को पढ़ा। तो वेव फ्रंट कैसे भी बन सकता है। तो कोई बच्चा बोलता है सर प्रिज्म रह गया, बिल्कुल प्रिज्म रह गया। अब बताओ प्रिज्म के अंदर आपके पास क्या होता है, लाइट आपके पास सिंपल रिफ्रैक्ट होती है, हाँ या ना। सर जहाँ लाइट पे लाइट अपीयर्स टू मीट करती है वहां पे नहीं हम बनाते वेव फ्रंट। क्या बेटा, बोलो बच्चे, बोलो बोलो शाबाश। जहाँ पे ये अपीयर्स टू मीट करती है वहां पे भी वेव फ्रंट बनाते हैं क्या? यहाँ पर आप बोलो, यहाँ पर बनाना चाहिए मुझे, हाँ या ना, यहाँ पर। सर पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं भी पूछ ही रहा हूँ, मतलब कि आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। हाँ जी सर। वो जनरली मना किया जाता है बच्चा हमारे पास, मतलब कि आप जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स देखें, मेरा भी एक विचार था कि यहाँ पर बना सकते कि नहीं बना सकते, वो मना करते हैं। रीजन बच्चा हमारे पास है कि कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बनाते तो ऊपर जो रियल लाइट है वो तो पैरेलल चल रही है, और नीचे बच्चा आप कन्वर्जिंग बना रहे हो, तो आप किसी पर्सन आता है, वो बंदा ये बोल देता है कि भाई आप वेज खाओगे कि नॉन वेज, आप बोलो कि दोनों को मिक्स करके ले आओ, तो बंदा बोलेगा यार मैंने कुछ और पूछा तो कुछ और बता रहा। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर मैं बना देता हूं तो आप बोलोगे सर फिर प्लेनर वेव फ्रंट कहाँ चला गया। तो यहाँ पर प्लेनर वेव फ्रंट बनाना ज्यादा समझदारी है एज कंपेयर टू दी आपके पास ये वाला वेव फ्रंट बनाना स्फेरिकल, क्योंकि यहाँ पे लाइट रियली मीट नहीं कर रही, ठीक है, तो इस वजह से नहीं बनाते। क्लियर होगी बात बच्चे, क्लियर होगी बात, फंसने वाला काम हो जाएगा ना। अब लाइट हमारे पास यहाँ पर चलती है और यहाँ से आपके पास ये चली जाती है, ये प्रिज्म है। अब बताओ इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, कोई बच्चा बताए इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा। ये हमारे पास इसका वेव फ्रंट बन गया इंसिडेंट, और ये प्लेनर और रिफ्लेक्ट, बस इतनी सी चीज है। ये आपको 2-2, 3-3 नंबर के अंदर टीचर पूछेगा, आपने फटाक से जवाब दे देना यार ये वेव फ्रंट, मतलब आपको पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट बनता कैसे है। अब जैसे ये लाइट आपके पास ऐसे आ रही है, मान लो लाइट ऐसे आ रही है, ये देखो ये लाइट आपके पास ऐसे और यहाँ से ऐसे जा रही है। अब ये बच्चे सेंटर, यहाँ से लाइट डाइवर्ज कर रही है और यहाँ पे कन्वर्ज, तो ये वेव फ्रंट ऐसे बन जाएगा। और यहाँ से लाइट आपके पास क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो ये वेव फ्रंट ऐसे बन जाएगा। बस ऐसे याद रखो। बोलो विषय। सर मैं पूछ रहा हूँ जैसे ऐसे मतलब हमको डायग्राम दे दिया और फिर पूछ रहा है कि टाइप ऑफ वेव फ्रंट बताओ, तो उसमें प्लेनर वही लिखेंगे ना, स्फेरिकल, या फिर ये हाँ मतलब कि लिखेंगे आप, हाँ ये आप प्लेनर ही लिख दीजिए, प्लेनर लिख दीजिए, स्फेरिकल मत लिख दीजिए, या फिर जैसा है इस बच्चे ने बोला कि आप रिफ्रैक्टेड हो, अगर दिल करता है तो आप कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लिख दीजिए, वो आपकी बात को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाएगा, मतलब कि ज्यादा, क्योंकि एक के बाद जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनको प्रेजेंट करना आता है, तभी तो उनसे चार्ट वगैरह बनवाए जाते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जाते हैं, तो बोला जाता है एक्सप्लेन करो, क्योंकि आपको पता है ना प्रेजेंटेशन वो चीज हम बोलते नहीं है कई बार। अब जैसे मैं जाता हूँ कहीं पर किसी स्कूल के अंदर, तो कई बार बच्चों से पूछा जाता है यार ये ना ये जो ना क्लासरूम के अंदर चार्ट लगाना, वो बच्चों के पास बहुत अच्छे आइडिया होते हैं, सर ये वाला कलर यूज करते, आइडिया है ना सर, अगर हम इसमें कन्वर्जिंग वर्ड यूज कर ले, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया सर, अगर मैं इसमें रिफ्रैक्टेड प्लेनर वेव फ्रंट, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप बच्चों को ज्यादा पता होता है कि किस तरीके से वो वर्ड्स के ऊपर इम्पैक्ट डालना, ठीक है, तो इस वजह से। चले अब आगे, बोल सर प्रज्वल। अब इधर तो सर सिर्फ इंसिडेंट बनेगा, तो रिफ्रैक्टेड का कोई मतलब, हाँ ये रिफ्रैक्टेड बन जाएगा ना प्रज्वल, ये रिफ्रैक्टेड बन जाएगा, अब ये ये इंसिडेंट भी जुड़ेगा साथ में। हाँ बेटा, सर पहले वाला जो इंसिडेंट है वो पहला हाँ इंसिडेंट है और ये वाला रिफ्रैक्टेड है, हाँ ये वाला रिफ्रैक्टेड है, क्योंकि लाइट मतलब यहाँ ये पर, जरूरी नहीं कि रिफ्रैक्टेड भी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग वो इंफिनिटी तक भी जा सकता है। हाँ ये इन्फिनिटी तक जा रहा है बच्चे, मतलब कि ये पैरेलल होगी ना लाइंस, ना ये कन्वर्ज हो रही है ना डाइवर्ज हो रही है, तो हम प्लेनर वेव फ्रंट बना देंगे इसमें से, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर।
चलो, अब हमारे पास यहाँ पर आई थिंक सो ये पॉइंट के बाद जो है आयुष ने बोला कि वो थ्योरी आप थोड़ा सा तो स्टार्ट करें आयुष, न्यूटन की थ्योरी। तो हमारे पास न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, तो न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी थी बच्चा हमारे पास। इससे पहले बच्चा हमारे पास जो थी जिसको हम बोला जाए तो हमारे पास जो थ्योरी थी ओरिजिनली इसकी भी नहीं थी। एक पर्सन था बच्चे डिकार्ट्स, मतलब कि ऐसे बोला जाता है बच्चा, अंग्रेजों के नाम तो एक तो बोले नहीं जाते, पता नहीं क्या च्युइंगम खा के नाम बोले जाते हैं बच्चा हमारे पास। तो डिकार्ट से एक बंदा था बच्चे, और डिकार्ट से दो चीजों पे यकीन करता था, और वो दो चीजें थी, एक कहीं ना कहीं नेचर जाकर इनडिविजिबल हो जाएगी, मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जब आप नेचर को डिवाइड नहीं कर सकते, यानी डिस्क्रीट नेचर पे वो यकीन करता था। और दूसरा इम्पट, जिसको बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे या फिर वो बोलता था कि इस दुनिया के अंदर सबसे छोटी फॉर्म काफी एनर्जेटिक होती है और वो चलती रहती है, उसमें कहीं ना कुछ चलने की एबिलिटी होती है। और डिकार्ट्स ने बोला था ये वाली चीज कि जो लाइट है आपके पास, जो लाइट है वो भी किसी पार्टिकल की बनी होगी। लोगों ने बोला क्यों, तो उसने बोला हवा किसकी बनी हुई है, तो गैस मॉलिक्यूल्स की। पार्टिकल्स हैं, यस, एटम्स के बने हुए हैं। क्या आपको एटम्स नजर आते हैं हवा के, बोले नहीं। तो ऐसे बच्चे लाइट है, लाइट भी तो हवा की तरह ही है, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई पार्टिकल होने चाहिए। लेकिन जब हवा चलती है तो हमसे टकराती है और हम पे फोर्स लगती है, हाँ या ना। तो उन्होंने बोला कि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, तो उसने बोला कि भैया उनके पास मास नाम की कोई चीज नहीं। उसने ये बोला कि मास नाम की कोई चीज नहीं होगी, पर वो भी पार्टिकल की बनी होगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, मैं उसके दिमाग की बात कह रहा हूँ। जब किसी कोई पर्सन आता है, तो वो बाबा जी थे उस टाइम के, उनसे बोला गया कि बाबा जी बताओ लाइट कैसी है, तो उन्होंने बोला कि देखो लाइट भी पार्टिकल से बनी हुई है, उस पार्टिकल के पास कोई मास नहीं है, और उन्होंने उसका नाम दे दिया कॉर्पुस्कल्स, दे दिया नाम। कॉर्पुस्कल्स का मीनिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, इस स्यापे में हमने पढ़ना है, नाम दे दिया उसने। जैसे इसके नाम का मुझे मतलब नहीं पता, कॉर्पुस्कल्स का भी नाम नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि लाइट एक इंडिविजुअल पार्टिकल की बनी हुई है, जिसका नाम बच्चा हमारे पास क्या रख दिया उन्होंने, कॉर्पुस्कल्स। कॉर्पुस्कल्स उसका नाम रख दिया कि लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है, जो कि हमारे पास कॉर्पुस्कल्स है आपके पास, और ये कॉर्पुस्कल्स की वजह से बच्चा हमारे पास लाइट ट्रेवल कर जाती है। ये नेट डाई से नजर नहीं आते, इनका मास नहीं है, और लेकिन लाइट इसकी बनी हुई है। अब न्यूटन द लेजेंड, न्यूटन की बात बच्चे, वो तो ग्रेट ऑफ द ग्रेटेस्ट था। हाँ, ये जरूर था कि चालाक आदमी बहुत था, बहुत बहुत ज्यादा चालाक आदमी था। इतना ज्यादा चालाक आदमी था कि वो हमेशा कोई भी डिस्कवरी करके राजा के नाम पे कर देता था, कि भैया राजा बोलेगा कि भैया मेरे नाम पे डिस्कवरियां हो रही है। अब न्यूटन ने कहीं से इस थ्योरी के बारे में सुना, समझा, और उसने बोला कि ठीक है, बोला भाई बिल्कुल ठीक है डेकार्ट से। तो न्यूटन का यह मानना था कि लाइट इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया आपके पास है, कोई भी चीज आपके पास, उसने बोला कि लाइट का स्ट्रेट लाइन में जाने का मतलब ये है कि उसके पास कॉर्पुस्कल्स है। तो पहली चीज उसने बोला कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती ही तब है क्योंकि वो कॉर्पुस्कल्स पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट चलते हैं। उन्होंने बोला, साथ में ये बोला, ये कॉर्पुस्कल्स इलास्टिक बॉल्स की तरह बिहेव करती है, इलास्टिसिटी, बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी, बड़ी जल्दी बाउंस बैक हो जाती है, बहुत इलास्टिक नेचर की होती है। ये कोलिजन कर रही है जैसे, और कहां से बच्चे इसका थॉट डेवलप हो रहा था, हवा से, कि जैसे हवा किसी चीज से टकराकर वापस आ जाती है, लाइट वापस आ जाती है, तो ये भी कोलिजन करती हैं, और ये कोलिजन करके वापस आती है। खैर, उन्होंने एक और बात बोली कि ये कॉर्पोस्कल्स अलग अलग कलर के अलग अलग होंगे, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीजों से बोलता गया। उसने बोला कि कॉर्पोस्कल्स का साइज, आपके पास शेप इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। उन्होंने ये भी समझाया, और इसके पीछे का रीजन क्या था, उनका 44th एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, पर लाइट के एक्सपेरिमेंट उनके लगातार फेल हुए, और जब वो 44th एक्सपेरिमेंट में पहुंचे, एक प्रिज्म और दूसरा प्रिज्म, एक सीधा एक उल्टा, व्हाइट लाइट एंटर की, स्प्लिट हुई, फिर वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होगी। तो उसने बोला ये कॉर्पोस्कल्स हैं जो सेपरेट हुए, और ये सेपरेट होके क्या हो गया आपके पास, फिर से इकट्ठे हो गए और दोबारा व्हाइट कलर की लाइट बन गई, क्योंकि उनकी साइज और शेप अलग अलग है। तो वो किसी मीडियम के अंदर जाकर अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं, और उसकी वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं।
तो उन्होंने बोला कि देखो ये कलर का मतलब क्या है, इस व्हाइट कलर की लाइट में अलग अलग कलर के अलग अलग नेचर के कॉर्पस्कल्स हैं। वायलेट कलर का अलग है, रेड का अलग है, येलो का अलग है। और जब इन कॉर्पस्कल्स के ऊपर मीडियम की वजह से फोर्स लगती है तो ये स्प्लिट हो जाते हैं, फिर मीडियम फोर्स लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं। वो सब कुछ मैकेनिक से कर रहे थे। अब हमारे पास यहाँ पर उसकी थ्योरी के हिसाब से क्या चीज है, उन्होंने बोला कि भाई ये जो लाइट है ये हमारे पास करती क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये कॉर्पस्कल्स हैं, और ये कॉर्पस्कल्स हमारे पास यहाँ पर ये कॉर्पस्कल्स हैं। उन्होंने बोला कि ये सारे कॉर्पस्कल्स किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाती है और कॉर्पस्कल्स इससे टकराकर वापस आते हैं। लोगों ने बोला क्यों? अब टकराकर वापस आने का मतलब उन्होंने बोला कोई रिपल्सिव फोर्स लगती है। अब ये रिपल्सिव फोर्स देखो कोई लगती है, बात है कोई लगती है, अब कौन सी लगती है भाई ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कोई रिपल्सिव फोर्स लग रही है जिसकी वजह से कॉर्पस्कल्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंस बैक हो जाते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? अब उनसे बात की गई तो उन्होंने रिफ्रैक्शन को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि रिफ्रैक्शन में आपके पास क्या होता है, ऊपर मेरे पास मान लिया जाए कि यहाँ पर रेयर मीडियम होता है, नीचे डेंसर मीडियम होता है, और ये हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल है। उन्होंने बोला कि इस जगह पे कॉर्पस्कल जब यहाँ पहुंचते हैं तो कॉर्पस्कल्स को जाने के लिए कि दूसरा मीडियम मिल रहा है, और दूसरे मीडियम के अंदर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है कि कम है आपके पास? तो उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आपके पास बहुत ज्यादा, तभी तो ये हमारे पास किसका काम कर पाते हैं, या हमारे पास किसका काम कर पाती है, डेंसर मीडियम का। आप ध्यान से समझना हुआ क्या, अंडरस्टैंड करना कि हुआ क्या। उन्होंने ये बोला कि जैसी ये लाइट यहाँ पहुंचती है तो ये मीडियम के पार्टिकल्स का नंबर ऊपर वाले मीडियम के पार्टिकल से ज्यादा है, तो ये इनको नीचे खींचेगी, इस लाइट को नीचे खींचेगी, मतलब कि यहाँ पर ये सारी के सारी फोर्सेस इसको नीचे लगेगी, और इसकी वजह से एक तो इसका पाथ चेंज हो गया, ये तो अब हमको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से भी पता है, और हमारे पास क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेज लगती है। अब लोगों ने बोला ना कि डेंसर मीडियम में ये चला क्यों गया, तो अट्रैक्टिव फोर्सेज लगी। ये अब रिफ्लेक्ट होके वापस क्यों नहीं गया, तो आप बोलोगे भाई अट्रैक्टिव फोर्सेज लगती है। तो उन्होंने बोला कि इस अट्रैक्टिव फोर्सेस से डेंसर मीडियम की जो स्पीड है वो रेयरर मीडियम से आपके पास क्या हो जाएगी, ज्यादा खिंचावट होगी ना, आपके पास खींचा जाएगा। तो उनकी थ्योरी के हिसाब से डेंसर मीडियम की स्पीड रेयरर से ज्यादा, और इस वजह से यहाँ पर ये थ्योरी फेल हुई। ये वो पॉइंट था जहां पर उनकी थ्योरी फेल हुई। हाँ, इंटरफेरेंस नहीं समझा पाए, क्योंकि पार्टिकल नेचर से इंटरफेरेंस नहीं समझ में आ सकती। और बच्चा हमारे पास अगर बोला जाए पोलराइजेशन नहीं समझा पाए, डायफ्रैक्शन नहीं समझा पाए, लेकिन वो एक बात की बात है, मैं उन पे मैं उस पे जाता भी नहीं हूँ, मैं हमेशा से इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। ये बच्चा सर हमारे पास, हाँ बोल बोल बोल। उनकी एक बुक थी ऑप्टिक्स करके उनकी एक बुक थी, उसके अंदर ये चीजें लिखी गई। बोलो बच्चे प्रज्वल। सर ये जो रिफ्लेक्टिंग वाला है ये तो उन्हीं के थर्ड प्रिंसिपल से क्लियर हो सकता है कि हर एक फोर्स का हाँ अपना बच्चे खुद देखो, का हिसाब देखो बेटा लगता है। ऐसा नहीं है, हाँ बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ, हम पढ़ते हैं, हम अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो ठीक है। रिफ्लेक्शन समझा दिया था उन्होंने, रिफ्लेक्शन वाज ओके, रिफ्लेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं थी, ये बहुत ओके था। ये अभी भी अगर आप बोलो तो तुमने फटाफट जज कर लिया कि ये तो सर ठीक है। प्रॉब्लम रिफ्रैक्शन के अंदर आई, और रिफ्रैक्शन में भी किस पॉइंट पर प्रॉब्लम आई, वेलोसिटी पे। अदरवाइज सर बच्चे रिफ्रैक्शन तो उन्होंने समझा ही दी थी इसमें भी कि हम आपके पास ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होने के कारण वीडी कम हो जाता होगा। में भी बच्चे देखो, उसके बाद कोई उसको परस्यू नहीं कहता। ये 1600 बच्चे आपके पास 73-74 की बातें हैं बच्चा हमारे पास, 1673-74 की बातें हैं बच्चा हमारे पास। उस वक्त लोगों का थिंकिंग क्या था क्या नहीं था, न्यूटन। और ऐसा थोड़ी ना बच्चे, अगर कोई पर्सन लेजेंड बनता है बच्चे तो उसको नीचे गिराने वाले लोग ज्यादा होते हैं। मतलब कि ऐसा मत समझना, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट जिसके ऊपर हुक्स लगा, वो सबसे बड़ा विरोधी था। इसके बहुत विरोधी थे बच्चे हमारे पास, इसके बहुत विरोधी थे। मतलब कि अगर आप किसी भी पर्सन को देखें तो उसका नेगेटिव बोलने वाले बहुत ज्यादा होंगे। तो वहां पर आप भी कभी अगर आपके लिए कोई पर्सन उल्टा सीधा बोलता है तो खुश हो जाना, क्योंकि इसका मतलब आप उस पर्सन से तो आगे हो, तभी तो वो आपके बारे में बोल रहे हैं। तो बात तो बच्चे वही है, आपके पास अगर आप जस्टिफाई करने पे आ जाओ तो आप जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि फिर इसके विरोधियों ने एक और बात बोली, चलो मैंने एक सेकंड के लिए तेरी बात मान भी ली कि इसकी जो स्पीड है वो आपके पास बच्चे बढ़ गई किसी वजह से, मान लिया जाए अट्रैक्टिव फोर्स से,
तो फिर ये इंटरफेरेंस नहीं समझा पाया, ये पोलराइजेशन नहीं समझा पाया। तो इस दिक्कत के चलते सिर्फ ये वाली चीज यहाँ पर रिफ्रैक्शन, उसने ये भी समझा दिया था कि वो पाथ क्यों चेंज करेगी लाइट, समझा दिया था। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पर आई, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू रेयर मीडियम, जो पॉसिबल नहीं। ठीक, बाकी क्या उसे रिफ्लेक्शन समझा दी थी? यस, ये बच्चा हमारे पास जस्टिफाइड कर दी थी, ये भी जस्टिफाइड कर दिया था बच्चे। रिफ्रैक्शन का पाथ चेंज, ये भी जस्टिफाइड कर दिया था उसने कि क्यों पाथ चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हमें ये थ्योरी को अबेंडन कर दिया गया। लेकिन एक बात सोचो, कहीं ना कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर या प्लैंक्स ने जो हमारे पास एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाया, तो उसने क्या बोला कि रेडिएशन के पास पार्टिकल्स होते हैं, जिसका नाम उसने क्या रखा बताओ? फोटोन्स। कहीं ना कहीं फोटोन की पिक्चर और कॉर्पस्कल्स की पिक्चर आपस में मैच करती है कि नहीं करती है? बताओ, करती है ना? थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा करती है। तो कहा जाता है बच्चे, कॉर्पस्कल्स थ्योरी कहीं ना कहीं बच्चे आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी को भी जनरेट करने वाली बनी थी। तो ये आयुष पूरी कहानी और बड़ी मजेदार कहानी है, मतलब ये बिल्कुल एक नई कहानी है कि कहाँ से लाइट की शुरुआत हुई थी। लाइट हमारे पास डिकार्टे ने स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद न्यूटन भाई साहब आए, उसके बाद हमारे पास हाइगन भाई साहब आए, और उसके बाद हमारे पास आए आपके मैक्सवेल भाई साहब आए, उसके बाद प्लैंक्स आए, और फिर प्लैंक्स के बाद सबसे लास्ट पॉइंट पता है किसने दिया? लास्ट पॉइंट पता है किसने दिया? सबसे लास्ट पॉइंट डी ब्रॉगली ने था, जिसने इस पॉइंट के ऊपर फुल स्टॉप लगाया। उसने बोला कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, और डुअल नेचर कौन कौन सी है? इसके पास पार्टिकल नेचर भी है और इसके पास वेव नेचर भी है। तो सर रे कहाँ चलेगी? रे तो किसी पिक्चर में नहीं है। रे बच्चा हमारे पास हमें तब समझ में आती है, रे ऑप्टिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। इस बात का ध्यान रखें, रे ऑप्टिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ द वेव ऑप्टिक्स। चले, ये आयुष समझ में आई कहानी? कहानी समझ ही ली मुझसे लड़के ने आखिरकार, है लड़के? आयुष, हाँ, बड़ी मजेदार कहानी। मतलब कि अगर आप देखो, किसी को समझाने जाओ तो यार आपको लगता है कि यार देखो, स्ट्रेट लाइन समझा दिया, रिफ्लेक्टिंग भी समझा दी, रिफ्रैक्शन भी काफी हद तक, बस पॉइंट यहाँ पर। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो हमने वेव फ्रंट बनाने सीखे, हमने चीजों को अंडरस्टैंड करना सीखा कि वेव फ्रंट बनते कैसे हैं। अलग अलग टीचर आपको 1 या 2 नंबर का देगा, आप निकाल कर बच्चे साइड कर दो। अब हमारे पास यहाँ पर आता बच्चे हाइगन्स प्रिंसिपल, डच साइंटिस्ट है ये, हाइगन्स प्रिंसिपल डच साइंटिस्ट है। मेरे को कई बार हैरानी होती है यार, ये सोचते कैसे थे? आपको नहीं होती हैरानी की यार ये हम तो कभी सोच ही नहीं पाए इस चीज को? आपको नहीं होता कई बार हैरानी कि यार ये कैसे सोचते थे, इन चीजों को कैसे समझते थे कि लाइट ऐसे नहीं ऐसे जाएगी? अब या तो कुदरती तौर के ऊपर है, या फिर बच्चा हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कि एक तरीके से उनका हार्ड वर्क था, उनके पास टैलेंट था, और उनके पास एम्पल टाइम भी था। मोबाइल फोन नहीं थे उनके पास, जिसकी वजह से वो ये काम कर पाए। अगर उनके पास भी मोबाइल फोन होता हमारी तरह, तो शायद से वो काम नहीं कर पाते। सो हमारे पास हाइगन प्रिंसिपल बच्चा आपके पास क्या कहता है, ध्यान से समझना। ये हमको ये समझाने की कोशिश करता है, every point, अब ध्यान से समझना, every point on the secondary wave front, every point on the secondary wave front, सब समझ में आएगा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। every point on the secondary wave front, on the secondary wave front, on the secondary wave front is the source of the fresh आपके पास सेकेंडरी वेवलेट्स और सेकेंडरी वेवलेट्स और बच्चे हमारे पास वेव्स। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे वेव्स मान लो चाहे बच्चे वेवलेट्स मान लो। यानी कि हमारे पास वेव फ्रंट मीडियम के पार्टिकल्स के पास बनता है। तो मीडियम के जितने पार्टिकल्स हैं, पॉइंट को यहाँ पर आप समझो, उस पॉइंट के ऊपर एक पार्टिकल है, उस पॉइंट के ऊपर बेसिकली एक पार्टिकल है, और वो पार्टिकल क्या कर रहा है, उस वेव फ्रंट के ऊपर बैठा हुआ सेकेंडरी वेव्स को एमिट कर रहा है। दीज वेव्स, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, दीज वेव्स, ये वेव्स बच्चा हमारे पास spread in all direction
स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, ये सब की सब ऑल डायरेक्शन के अंदर बच्चे स्प्रेड कर जाती है बच्चे हमारे पास विद the equal speed, with the equal speed, with the equal speed, और ये equal speed के अंदर बच्चा हमारे पास क्या कर जाती है, ट्रेवल कर जाती है। ये पॉइंट हमको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, द न्यू वेव फ्रंट एट लेटर टाइम, द न्यू वेव फ्रंट एट द लेटर टाइम, द न्यू वेव फ्रंट, ये बात टेक्निकल पॉइंट है लिखना, न्यू वेव फ्रंट एट लेटर टाइम, at the later time is the, यह बच्चा हमारे पास is the envelope drawn in forward direction, envelope drawn in the forward direction, drawn in the forward direction by taking common tangent, by taking common tangent, by taking common tangent, by taking the common tangent, हम यहाँ पर कॉमन टेंजेंट ले लेते हैं। अब ये जो बच्चा हमारे पास चीजें हैं, ये चीजें बड़ी टेक्निकल है, ये जब तक आप 2 पॉइंट्स नहीं लिखोगे टीचर को लगेगा तुमने वेव ऑप्टिक्स को हाथ नहीं लगाया। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है भाई, हर पॉइंट को ध्यान में रखना कि एवरी पार्टिकल ऑन द सेकेंडरी वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ फ्रेश सेकेंडरी वेवलेट्स और द वेव, दिस वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन विद द इक्वल स्पीड, मतलब कि जो पार्टिकल है अब वो सोर्स बन जाएगा, हर पार्टिकल एक सोर्स बन जाएगा। तो वो कैसा सोर्स बनेगा, पॉइंट सोर्स बनेगा। पॉइंट सोर्स से बच्चे बताओ कैसा वेव फ्रंट तैयार होता है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट तैयार होता है। The new wavefront at later time is the envelope drawn in forward, देखो forward वर्ड के ऊपर ध्यान देना, ये लिखना forward, by taking a common tangent to all the बच्चा हमारे पास individual wavefront, to all the individual बच्चा हमारे पास to the all the individual disturbance, to all the individual डिस्टर्बेंस, हम सारी इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस से कॉमन टेंजेंट लेने की कोशिश करते हैं। अब देखो है क्या हमारे पास, फोकस करना, इसको बनाना बहुत इजी। हमारे पास क्या बोला जाता है कि मेरे पास यहाँ पर एक सोर्स ऑफ वेव है, ये वेव बच्चा हमारे पास ट्रेवल करके कहीं पर पहुंच जाती है, पहुंच गई, ये वेव बच्चा हमारे पास ट्रेवल करके यहाँ पहुंच गई, ये वेव हमारे पास ट्रेवल करके यहाँ पहुंच गई, ये 3D के अंदर चल रही है, ये वेव आपके पास 3D के अंदर बच्चा हमारे पास चल रही है। तो ये वेव सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो टी टाइम के बाद ये वेव कहाँ पर पहुंच जाएगी, यहाँ पर कहीं पर, ये वेव आपके पास यहाँ कहीं पर आपके पास पहुंच गई। बनना तो सर्कल चाहिए था, चलो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर जहां जहां पर वेव पहुंची है, अब निकलती तो इनफाइनाइट है, पर मैं 3 से 4 बना रहा हूं। ये सोर्स से वेव यहाँ पहुंची, ये एक पार्टिकल, सोर्स से वेव यहाँ पहुंची, ये एक पार्टिकल, ये सोर्स से वेव यहाँ पहुंची, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये पार्टिकल। इन पार्टिकल्स के पास ये वेव पहुंच चुकी है, तो वेव क्या करती है, आपको इंफॉर्मेशन देती है, डिस्टर्बेंस देती है। अब ये मेरे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों पार्टिकल्स अब क्या बन जाएंगे, दे विल बी द सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। ये बच्चे अब सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस है, और ये अपने आप को सेंटर मान के दोबारा से वेव को आगे की तरफ को चलाएंगे, ये अपने आप को सेंटर मान के वेव को आगे चलाएंगे, ये वेव को बच्चा हमारे पास आगे चलाएंगे, ये वेव को आगे की तरफ को चलाएंगे, ये वेव को आगे की तरफ को चलाएंगे। चल गई वेव। ये 5 है, सर मैं 5 की जगह सर 2 ले लूं, 2 ले लो, सर मैं 10 ले लूं, 10 ले लो, सर मैं कोई भी ना लूं, ये गलत बात है, कोई ना कोई तो पार्टिकल लेना पड़ेगा। और फिर क्या बोलते हैं कि इन सब के कॉमन टेंजेंट ले लीजिए। ये देखिए मैंने आपके पास इन सब का आपके पास क्या ले लिया, कॉमन टेंजेंट ले लिया। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एक कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या तैयार हो गया, वेव फ्रंट। फिर ये वेव फ्रंट जहां पहुंचेगा वहां पर बच्चा हमारे पास फिर से आपके पास क्या हो जाएंगे, पार्टिकल आ जाएंगे, हाँ या ना। ये दोबारा से बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे पार्टिकल, फिर इन पार्टिकल्स के थ्रू वेव आगे जाएगी, तो ये देखिए ये वेव आगे चलेगी। और ऐसा करते करते हमारे पास हाइगन्स ने क्या बोला कि नए वेव फ्रंट आपके पास डेवलप होते जाएंगे, तो नए वेव फ्रंट हमारे पास क्या होते जाएंगे बच्चे, डेवलप होते जाएंगे। तो ये देखिए बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, नया वेव फ्रंट। ये देखो या हमारे पास यहाँ पर क्या तैयार हो गया, आपके पास नया वेव फ्रंट तैयार हो गया। तो
अकॉर्डिंग टू हाइगन्स, जब भी किसी सोर्स में से लाइट किसी मीडियम में जाती है तो मीडियम के पार्टिकल्स उस लाइट को, उस डिस्टरबेंस को कैच करते हैं, खुद उस लाइट के सोर्स बन जाते हैं और अपने थ्रू लाइट को ट्रेवल करवाते हैं। और जब लाइट आगे जाती है तो सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर करती है। अब आपने इनको सेंटर मान के, इन पार्टिकल्स को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देना, और इस सर्कल का जो कॉमन टेंजेंट होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आपका नेक्स्ट वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब अगर हम बात करें बच्चे एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी सबसे सिंपलेस्ट केस लेती है। वो बोलती है ये मेरे पास मान लो कि एक वेव फ्रंट तैयार हो चुका है। अब ये कौन सा वेव फ्रंट है, प्लेनर वेव फ्रंट है, प्लेनर वेव फ्रंट है। और यहां पर हमारे पास ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ये एक पार्टिकल लिया, ये दूसरा पार्टिकल लिया, ये तीसरा पार्टिकल और ये चौथा पार्टिकल और एक और पार्टिकल पांचवा। अब बच्चा बोलेगा सर आप 5 ही ले रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है दया। नहीं भाई, 5 मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, रैंडमली ले रहा हूँ। आप चाहो तो 4 से भी काम कर सकते, 2 से भी काम कर सकते। अब यहां पर ये मेरे पास सारे पार्टिकल्स, तो T इज इक्वल टू 0 पे यहां से वेव चली। अब वेव क्या करेगी, सेम टाइम के अंदर क्या कवर करेगी, बताओ शाबाश मुझे। ये सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये वेव आपके पास सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर किया, मीडियम के अंदर ही चल रही है। अब इस पार्टिकल को सेंटर मान के और जो डिस्टेंस इसने कवर किया v इंटू टी, उसको आप डिस्टेंस को रेडियस मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो सर्कल इस तरीके से बन जाता है। नीचे वाले के लिए बनाओगे तो उसका सर्कल ऐसे बन जाएगा, उसके नीचे वाले का सर्कल ऐसे, उसके नीचे वाले का सर्कल ऐसे, उसके नीचे वाले का सर्कल ऐसे, उसके नीचे वाले का सर्कल ऐसे। और ये सर्कल हम यहाँ पर क्या करते जाते, ड्रॉ करते जाते। बन गया ड्रॉ, हो गया ड्रॉ। यहाँ पर इन सभी पार्टिकल में से जो भी वेव निकली है उन्होंने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को रेडियस मान के आपने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, और जो पार्टिकल है वो सर्कल का क्या बन गया, सेंटर बन गया। अब लाइट रे कहाँ जा रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो कि लाइट रे लेफ्ट टू बच्चा आपके पास राइट जा रही है, तो इन सभी सर्कल्स का अगर मैं कोई कॉमन टेंजेंट ले लेता हूँ, इन सभी सर्कल्स का मैं अगर यहाँ पर कोई कॉमन टेंजेंट ले लेता हूँ ऐसे करके, ये कॉमन टेंजेंट ले लिया, तो ये हमारे पास नेक्स्ट टाइम पे बनने वाला नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर पहला वेव फ्रंट बना, और ये मेरे पास टी टाइम के बाद नेक्स्ट वेव फ्रंट बन गया सेकंड। और फिर लाइट इस पार्टिकल के पास पहुंच गई, इसके पास पहुंच गई, इसके पास, इसके पास, इसके पास, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर जो नए पार्टिकल्स हैं जिनके पास ये वेव पहुंची है, अब वो सेंटर बन के दोबारा फिर बच्चे वेव को चलाएंगे, और वेव बच्चा हमारे पास टी टाइम के अंदर फिर क्या करेगी बच्चे, हमारे पास इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। इन पार्टिकल्स को सेंटर मानो और बच्चे हमारे पास डिस्टेंस को रेडियस मानो, दोबारा फिर एक सर्कल ड्रॉ कर दो, और उस सर्कल का जो कॉमन टेंजेंट आएगा वो हमारे पास थर्ड वेव फ्रंट बन जाएगा। तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा, थर्ड वेव फ्रंट। तो हाइगन्स ने बोला कि इस तरीके से हमारे पास किसी भी मीडियम के अंदर जब लाइट ट्रेवल करती है तो आगे से आगे वेव फ्रंट तैयार होते जाते हैं। क्लियर है? अब इसमें अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। सिलेंड्रिकल तो कभी बन ही नहीं ना पाएगी क्योंकि एक देखो, डायरेक्शन में होगी। बोलो बच्चे, बोलो बोलो बेटा बोलो। तो सिलेंड्रिकल तो ऐसे कभी बन ही नहीं पाएगा क्योंकि लाइट तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जा रही होगी। नहीं बच्चे देखो, अगर आप मेरी बात को समझे तो मैंने एक वर्ड यूज किया, इट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है काके प्रज्वल, हम 3D के साथ काम नहीं कर सकते। हम 3D के लिए बोल सकते हैं, मैं 3D के लिए काम कैसे करवा दूं, मेरे लिए डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट ये बच्चा, अगर आप एनसीईआरटी की बात करें प्रज्वल, तो एनसीईआरटी तो बच्चा हमारे पास देख सिलेंड्रिकल बोल रहा हूँ, वो स्फेरिकल भी देख कैसे बनाती है, मैं तुझे बताता हूँ। ये बच्चा हमारे पास, मैं कोशिश करता हूँ, अगर बच्चा हमारे पास कोशिश कामयाब हो जाती है, एक मिनट तो वो मेरा वही क्वेश्चन है कि आपने जैसे बताया ना कि लाइट रे लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो हम उसे उस तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। हाँ तो हाँ मैं समझ गया, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मैं तुम्हारी बात को समझ गया।
मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर समझ गया हूँ कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे, लेकिन पॉइंट बच्चा हमारे पास ये कि हम यहाँ पर बोल रहे कि लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर बना रहे हैं। अगर आपको कोई पर्सन बोले कि आपने वेव फ्रंट 3D के अंदर बनाना है तो बना सकते हो, क्या दिक्कत है बच्चे, क्योंकि लाइट सोर्स यहाँ पर है, वेव यहाँ जा रही है, फिर आपको अजम्पशन माननी पड़ेगी कि वेव यहाँ से यहाँ जा रही है। मैं एक पर्टिकुलर केस करवा सकता हूँ ना बच्चे आपको, एक एट ए टाइम। मैं एट ए टाइम आपको सारे केसेस नहीं करवा सकता, मैं एट ए टाइम आपको बता सकता हूँ। एनसीईआरटी बोल रही है कि लाइट अगर लेफ्ट टू राइट जाती है, इन्फिनिटी से आ रही है, लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, यहाँ पर जो आपका वेव फ्रंट बन रहा है वो कैसा बन रहा है बच्चे, बताओ शाबाश, वो कैसा बन रहा है, प्लेनर बन रहा है, तो वो उसका केस है काके। मेरी बात को, वो तो सबसे, एनसीईआरटी कौन सा केस उठाएगी, जो सबसे मुश्किल है या जो सबसे आसान है, पहले बताओ। ये जो अभी पीछे दिख रहा है ये सर उसका प्लेनर का है। ये बच्चा हमारे पास प्लेनर का है, देखो ना आप खुद देखो, खुद देखो आप इसके अंदर से, ये बताओ कौन सा केस है बच्चे आपके पास, प्लेनर ही तो है, लाइट इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ को जा रही है, ठीक है। अब हमारे पास मान लिया जाए कि ये आपके पास केस आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास केस आ गया, और ये जरा देखते हैं बच्चा, हमारे पास यहाँ से फोकस करना पड़ेगा, ऐसे करके ये देखते हैं ऐसे, ठीक। जहां पर आपको प्लस का निशान नजर आ रहा है, जहां पर आपको प्लस का निशान नजर आ रहा है बेटा, वो हमारे पास क्या बन गया, सोर्स बन गया, यानी कि ये एक पॉइंट सोर्स है, और ये वेव फ्रंट आपके पास क्या हो गया बच्चे, तैयार हो गया। अब ध्यान से समझना, ये आपको पता लग गया। अब हम पूरी पिक्चर, एनसीईआरटी कभी अब पूरी पिक्चर की बात करती ही नहीं, वो पूरी पिक्चर की बात नहीं करती। अब क्या होता है, ध्यान से देखते हैं, कोशिश करते हैं। अब वो ये बोलता है कि ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हमारे पास तैयार हो गया, उसने बोल दिया कि यह हमारे पास क्या तैयार हो गया, आपके पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये प्लस का मतलब आपके पास क्या बन गया, सोर्स। ओहे रुक जा काके, तो यार बड़े पंगे है यार, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कौन से कम पंगे है, सबसे ज्यादा पंगे इसी के है। तो कोशिश करते हैं भाई, ये बच्चा हमारे पास सोर्स बन गया, ठीक। तो यहां से हमारे पास लाइट रे बन गई, और ये मेरे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। अब यहाँ पर एक सेंटर बच्चे मैं ये ले लेता हूँ, मतलब कि एक पार्टिकल ये ले लेता हूँ, दूसरा पार्टिकल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ज्यादा पंगे नहीं लेते, और एक पार्टिकल मैं यहाँ कहीं लेता हूँ। तो क्या बोला गया कि अब इस मीडियम के अंदर ये सोर्स में से आपके पास लाइट निकली, और लाइट यहाँ पहुंच गई, तो ये पहला सोर्स बन गया, ये पार्टिकल अब सोर्स बन गया फ्रेश डिस्टरबेंस का, ये S2 और ये S3 बन गया ना बच्चे। मतलब कि एक प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स से लाइट निकलकर S1, S2 और S3 पे पहुंची, ये अब मीडियम के पार्टिकल्स इस वेव को पिक करेंगे और क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी सोर्स। और हमारे पास यहाँ पर ये बच्चा आपके पास सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे। थोड़ा कोशिश करते भैया, कोशिश करते हैं, एक मिनट, यहाँ पर कोशिश करते हैं, अगर तो कोशिश कामयाब हुई बच्चे तो आपको यहाँ पर बात अच्छे से समझ में आएगी, पर इससे छोटा हो नहीं सकता। चल खैर कोई बात नहीं बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे इसको सेंटर मान के, ओए चल पड़ भाई, क्यों बेइज्जती करवा रहा है, एक मिनट चलेगा, एक मिनट रुको, एक मिनट, ओके अब चलेगा शायद से। तो ये बच्चे आपके पास इसको सेंटर मान के, ये देखो ये मैंने क्या तैयार कर दिया बच्चे, एक सर्कल तैयार कर दिया। बात समझ में आई बच्चे, यानी कि इसका मतलब आपके पास क्या है, इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये सोर्स में से अब लाइट जो निकल रही है, वो लाइट चारों डायरेक्शन के अंदर जाएगी, जाती तो 3D में है लेकिन हम चारों डायरेक्शन बोलते हैं क्योंकि 2D का पिक्चर हमको दिमाग में रखना पड़ता है। चलिए सो अब बच्चा हम इसको उठाकर आगे लेके जाते हैं, अगर ये चल पड़ा तो एक मिनट चलेगा तो भैया आगे हमारी तरफ, एक मिनट उठाकर यहाँ लेके आते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे ये पहुंचा तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इसमें से लाइट निकलेगी, और ये लाइट आपके पास क्या करेगी, तो ये लाइट हमारे पास इस तरीके से आपके पास आगे चली जाएगी। आ रही है बात समझ में, ये हमारे पास आगे चलेगी। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये सोर्स में से लाइट निकल रही है, और ये सोर्स में से हमारे पास लाइट आपके पास आगे की तरफ को ट्रेवल कर रही है। और हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि इसमें से लाइट, इसको सेंटर मान के एक सर्कल अगर हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, तो ये हमारे पास लाइट वेव आगे जाती है। हाइगन्स ने बोला कुछ ऐसे लाइट आपके पास आगे की तरफ को ट्रेवल करती है। और हमारे पास अब हुआ क्या कि उन्होंने एक और चीज बोली,
ये बोला, उन्होंने बोला कि जब लाइट रेज, आपके पास लाइट वेव्स इन सोर्सेज में से आगे की तरफ को निकलेगी तो वो सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। तो अगर मैं इनको सेंटर मानता हूं तो इन तीनों सर्कल्स का रेडियस सेम होगा। तो आप इनको सेंटर मान के एक सर्कल को ड्रॉ करो और फिर लास्टली आप क्या करो इसके अंदर से, लास्टली हम यहाँ पर करते ये बच्चे, इन तीनों के तीनों आपके पास सर्कल्स का एक कॉमन, एक बच्चे हम क्या ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो हम इन तीनों का आपके पास यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देते हैं, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे करके, ये ऐसे और ये ऐसे। ये बच्चे हम इन तीनों का एक अप्रोक्सीमेट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। एक चल पड़ा तो चल पड़ा, वही बात है, चल पड़ा तो चल पड़ा। चलो खैर, अब इसके अंदर से ये कि मैं ऐसे ही बना देता हूँ यार, क्योंकि ज्यादा क्रिएटिविटी भी दिखानी अच्छी बात नहीं होती है। तो ये बच्चा हमारे पास कॉमन टेंजेंट आपके पास, तो ये हमारे पास क्या तैयार हो गया, सेकेंडरी। तो कुछ इस तरीके से बच्चे हमारे पास वेव फ्रंट तैयार होते हैं। उन्होंने बोला कि सोर्स है, ये सोर्स में से लाइट जब S1 पे पहुंची, आपके पास S2 पे पहुंची और आपके पास S3 पे पहुंची, और इन तीनों पार्टिकल्स ने अब फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया। और टी टाइम के बाद, ये t इज इक्वल टू 0, टी टाइम के बाद लाइट ने vt डिस्टेंस को ट्रेवल कर दिया। अब आप इन तीनों पार्टिकल्स को सेंटर मान के, vt को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करो, और उस सर्कल का जो कॉमन टेंजेंट होगा वो आपके पास नया वेव फ्रंट बन जाएगा। ये 3D में बनते हैं काके, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि 3D को बनाना और 3D को समझना हमारे बस की बात नहीं होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम इसको अबेंडन करके सिर्फ 2D के ऊपर अपना फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइगन्स की वेव थ्योरी थी। चलिए, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।